हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की यूनिट 4 के बारे में, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस रेफर्स हाउ वेल एन एडवर्टाइजमेंट मीट्स इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। तो उसका मतलब होता है, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट अपने गोल्स को कितनी अच्छी तरीके से अचीव करता है। ठीक है, सच एज क्रिएटिंग अवेयरनेस, जनरेटिंग इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन एंड बूस्टिंग सेल्स। तो जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट करना, इंटरेस्ट जगाना लोगों में, लोगों को बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना और सेल्स बढ़ाना। तो it helps marketers assess whether their campaigns are worth the investment and what changes may be needed to improve the impact. तो इससे मार्केटर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि उनके कैंपेन्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के लायक हैं या नहीं, और क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट बेटर हो जाए। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, तो सबसे पहला है इसके अंदर अवॉइड्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स कंपनीज अवॉइड स्पेंडिंग मनी ऑन कैंपेन्स दैट डू नॉट यील्ड रिजल्ट्स। तो अगर ऐड जो है हमारी को इफेक्टिव नहीं है तो पैसा वेस्ट हो सकता है। अब मेजरमेंट अगर हम देखेंगे कि ऐड, हम पूरा इसको मेजर करेंगे अच्छे से, तो जो हमें मेजर करके ये पता चलेगा कि कौन सी ऐड जो है वो काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो जो उन सी ऐड से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, हम उनको क्या करेंगे, वहाँ पे अपने और पैसे लगाने अवॉइड करेंगे, और जिनमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो उनमें हम करेंगे। तो दैट इज़ अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो कैंपेन्स अच्छे नहीं चल रहे हैं उनमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इम्प्रूव फ्यूचर कैंपेन्स। इनसाइट्स गेंड हेल्प इम्प्रूव कंटेंट, टारगेटिंग एंड मीडिया स्ट्रैटेजी। तो फ्यूचर कैंपेन्स बेटर बनती हैं, से इनसाइट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे कंटेंट, टारगेटिंग और मीडिया स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया प्रूफ्स ROI। तो इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्स एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो एडवर्टाइजिंग से कितनी सेल्स हुई है या ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग बना है, इसका एक तरीके का एक प्रूफ मिल जाता है। तो इट इस थर्ड पॉइंट आपका प्रूफ्स ROI है। फोर्थ हो गया सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या आता है, गाइड्स फ्यूचर प्लानिंग, बजटिंग एंड मीडिया सिलेक्शन। तो फ्यूचर प्लानिंग हो गया, बजटिंग हो गया, मीडिया चैनल चूज़ करने में इसमें हेल्प मिलती है। तो ये आपके चारों हो गए इसके इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो पहला है क्लैरिटी ऑफ मैसेज। तो जो मैसेज हम भेज रहे हैं, तो मैसेज जो एडवर्टाइज़र जो मैसेज भेजता है, तो मैसेज क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबसे पहले जो एडवर्टाइज़र सबसे पहले चीज़ करता है तो वो होता है मैसेज भेजता है। तो मैसेज एकदम सिंपल, डायरेक्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब रेलेवेंस टू ऑडियंस। अब जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट, नीड्स और वैल्यूज से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट हैं, नीड्स एंड वैल्यूज़ है जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैबिंग मतलब ऐड ऐसा होना चाहिए जो लोगों का ध्यान एकदम से अपनी तरफ खींच ले, जिसमें क्रिएटिविटी हो गया, क्रिएटिविटी दिखा के, ह्यूमर दिखा के, विजुअल्स दिखा के, या फिर इमोशनल अपील करके। नेक्स्ट हो गया कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, ऑडियंस को क्लियरली बताया जाना कि उन्हें क्या करना है। जैसे एट द एंड हमको क्या करना है, हमने कोई भी ऐड दिखाएंगे, हम कहेंगे उनको कि हमारे पास जो है बाय कर लो, अगर बाय कर लो, या फिर हम ये कहेंगे कि हमारी साइट विज़िट कर लो। यही चीज़ें हम उनको कहेंगे कि एट द एंड हमारे को ऐड दिखाने के बाद यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑडियंस हम ये करें। तो लास्ट में ऑडियंस को ये दिखाना, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट हो गया ब्रांड रिकॉल। तो ब्रांड रिकॉल क्या होता है, ऑडियंस ऐड देखकर ब्रांड को याद रखे और उस मैसेज से कनेक्ट कर पाए। तो इसका ब्रांड रिकॉल यही होता है कि उस मैसेज से जो भी हम दिखा रहे हैं उससे वो ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। चैलेंजेस, अब बात करते हैं चैलेंजेस इन मेजरिंग इफेक्टिवनेस। तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले चैलेंज है हमारे पास मल्टीपल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। सेल्स और अवेयरनेस में बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स आउटसाइड एडवर्टाइजिंग लाइक प्राइसिंग और मार्केट ट्रेंड्स। तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही नहीं, प्राइसिंग हो गया, हमारी क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग है और हमारा कितना कंपटीशन है हमारे पास आसपास, और मार्केट ट्रेंड्स भी जो चल रहे हैं आजकल, ये चीज़ डिमांड में चल रही है, वो चीज़ डिमांड में नहीं है। तो इन सब के रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ टाइम लैग हो गया। सम कैंपेन्स टेक टाइम टू शो रिजल्ट्स, मेकिंग इट हार्ड टू मेजर शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस। तो कुछ कैंपेन्स हो सकते हैं, कुछ हमारे गोल्स हो सकते हैं, जैसे 20% हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उस रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ लाइक 20% बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, क्या पता है हमारा 1 महीने में हमें कुछ चाहिए, 3 महीने में हमें ये चाहिए, तो 3 महीने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको ओवर टाइम
ये पॉसिबल हो पाएगा, जो इसके लिए शॉर्ट टर्म में इफेक्टिवनेस मेजर करना थोड़े मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट हो गया सब्जेक्ट परसेप्शंस। ये हो गया इमोशनल अपील एंड क्रिएटिविटी कांट ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स। तो हम अगर कोई क्रिएटिविटी और इमोशंस को नंबर्स में मेजर करना मुश्किल होता है। तो हम कोई क्रिएटिव ऐड दिखा रहे हैं या फिर इमोशनल अपील कर रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट बना रहे हैं, तो उसको मेजर करना नंबर्स में काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट हो गया मीडिया ओवरलैप। तो मीडिया ओवरलैप क्या होते हैं? इन इंटीग्रेटेड कैंपेन्स इट इज़ हार्ड टू मेजर विच मीडिया चैनल कॉज द इम्पैक्ट। तो जब मल्टीपल मीडिया चैनल्स यूज़ किए जाते हैं तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि किस चैनल से ज़्यादा इम्पैक्ट था, कि हमने काफ़ी ज़्यादा जगह अपनी ऐड लगाई है और तो ऐड चला रहे हैं हम, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि किस जगह से हमारे पास अच्छा रिजल्ट आया है, या फिर उस जगह से आया, या फिर थर्ड कोई जगह में हमने ऐड डाल रहे हैं वहाँ से आया। तो ऐसे ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएटिंग सेल्स इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या होता है देखते हैं। इवैल्यूएटिंग सेल्स इफेक्ट्स मीन्स मेजरिंग वेदर एन एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज सेल्स और कन्वर्शंस। तो इट आंसर्स द क्वेश्चन डिड दिस ऐड ड्राइव एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट्स। तो सेल्स इफेक्ट इवैल्यूएट करने का मतलब होता है ये देखना कि ऐड चलाने के बाद एक्चुअल सेल्स या कन्वर्जन्स जो हैं वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो सीधा उनका क्वेश्चन यही होता है, सीधा सवाल यही है, क्या इस ऐड ने बिजनेस रिजल्ट्स दिए हैं। तो दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग वेयर द रिटर्न ऑन एड स्पेंड दैट इज़ रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है रोआस, मस्ट जस्टिफाई द कैंपेन। तो ये एनालिसिस जो है परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पर पैसा जस्टिफाई करना पड़ता है। जैसे रोआस हो गया, रोआस को मेजर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये इसके लिए होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन मेथड्स टू इवैल्यूएट सेल्स इफेक्ट्स। तो इसके कॉमन मेथड जो है वो इवैल्यूएट करने के लिए हैं। सबसे पहले है सेल्स ट्रेंड एनालिसिस। तो ये क्या करते हैं, कंपेयर प्रोडक्ट सेल्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ऐड से पहले, ऐड के टाइम पे और ऐड के बाद प्रोडक्ट की सेल्स को कंपेयर किया जाता है। अब इसको एग्जांपल देखें, जैसे टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट सेल्स फॉर 10,000 यूनिट्स पर मंथ बिफोर द ऐड एंड 15,000 ड्यूरिंग द ऐड, द इंक्रीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ऐड। तो हम ये कह सकते हैं जब हमने ऐड रन करी उससे पहले हमारे 10,000 यूनिट बिकते थे, उसके बाद जब हमारे ऐड रन कर रहे थे तो उसके बाद हमारी 15,000 यूनिट्स बिकने लगी। तो फिर इससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि इस ऐड की वजह से ही हमारी सेल्स में बूस्ट आया। तो इससे यही पॉइंट यही कहते हैं कंपेयर प्रोडक्ट सेल्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसमें हम पूरा कंपेयर कर सकते हैं, पहले इतनी थी अब इतनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये क्या होता है, द एड इज़ लॉन्च इन टेस्ट मार्केट, वन सिटी में हो गया या वन रीजन में हो गया, वाइल अनदर सिमिलर मार्केट इज लेफ्ट अनएक्सपोज। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सेल्स आर कंपेयर्ड इन बोथ। तो एक स्पेसिफिक मार्केट हो गया, एक स्पेसिफिक कोई भी सिटी हो, ठीक है, सिटी या रीजन कह सकते हैं, वहाँ पे हम ऐड दिखाते हैं, और एक सिमिलर और कोई सिटी के अंदर वहाँ पे ऐड नहीं दिखाया जा रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों जगह को कंपेयर करते हैं, जहाँ पे ऐड दिखाया और जहाँ पे ऐड नहीं दिखाया। तो इससे क्या होता है, इसका पर्पस यही होता है, हेल्प्स आइसोलेट द एड्स इफेक्ट विदाउट नेशनल लेवल रिस्क। तो ऐड का इफेक्ट आइसोलेट करने के लिए बिना नेशनल लेवल रिस्क के, तो इसका यही पर्पस होता है इसका मेन इसके ना यही होता है कि हम दोनों कंपेयर करते हैं, इस मार्केट के अंदर भी जहाँ पे ऐड दिखाया जहाँ पे नहीं दिखाया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये आपने से स्टैट्स के अंदर पढ़ा होगा ये टॉपिक। अब इसके अंदर इसका यूज़ इसके अंदर भी है, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं, statistical techniques are used to identify the relationship between advertising spend and sales revenue। तो इसका मतलब ये है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड और सेल्स के बीच का रिलेशन निकालती हैं। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे तो एवरी 1 लाख स्पेंड ऑन एड्स इंक्रीज सेल्स बाय 3 लाख। तो हर 1 लाख एड स्पेंड ने 3 लाख की सेल्स बढ़ा रही है, आफ्टर कंट्रोलिंग वो फैक्टर्स लाइक प्राइस, प्रमोशन एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन प्राइस, प्रमोशन एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो इसका बेसिकली यही है कि अगर आपने 1 लाख की ऐड करी है, 1 लाख स्पेंड ऑन एड्स इंक्रीज सेल्स बाय 3 लाख, तो इन सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल करेंगे। तो फिर यही एक एग्जांपल आपके सामने यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कूपन रिडम्पशन एंड प्रोमो कोड ट्रैकिंग। तो यूनिक कोड्स आर प्रोवाइडेड इन एड ट्रैकिंग हाउ मेनी कस्टमर्स रिडीम देम लिंक्स ऐड वायर डायरेक्टली टू परचेज। तो ऐड के थ्रू एक यूनिक कोड दिया जाता है, ठीक है। जैसे यूनिक कोड हो सकता है जैसे TV50, आपने देखा होगा कि आपको 50 रुपीज़ ऑफ चाहिए, तो एक
टीवी कोड, एक कोड दे दिया हमने, या फिर कोई भी कोड दे सकते हैं, आपने XYZ आपने देखा होगा। तो ये जितने लोग इसे यूज़ करते हैं ना इस कोड को, तो उतना क्लियर होता है कि ऐड ने कितना इन्फ्लुएंस करा है। तो ऐड से हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने ये हमारा कोड यूज़ किया, इतने लोगों ने नहीं करा। और जितने लोगों ने करा है तो वही है, ऐड की वजह से ही वो लोग आए हैं, ऐड की वजह से उन लोगों को कोड के बारे में पता चला। तो ये भी एक इसका यही है, एक इसका कॉमन मेथड है सेल्स इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट हो गया वेब एंड ई-कॉमर्स एनालिटिक्स। तो ये क्या होता है, इन डिजिटल एड्स के में क्या होता है, पहले देखते हैं डिजिटल एड्स प्लेटफॉर्म से गूगल एनालिटिक्स और मेटा एड शो हाउ मेनी क्लिक्स एंड परचेजेस अकर आफ्टर सीइंग एन ऐड। तो उसके यही होता है डिजिटल एड्स के केस में टूल जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, मेटा एड्स हो गई, तो ये बताते हैं कि कितने क्लिक्स और परचेजेस ऐड देखने के बाद हुए हैं। अब जैसे क्लिक थ्रू रेट हो गया, कन्वर्जन रेट हो गया, रोआस हो गया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएटिंग सेल्स इफेक्ट्स। तो उसके अंदर क्या होता है, एडवांटेजेस होते हैं क्लियर ROI मेजरमेंट होती है, शोज वेदर एन ऐड स्पेंड वाज वर्थ इट और नॉट। तो उससे पता चलता है पैसा जो हमने लगाया है वो सही जगह लगा भी है या फिर नहीं लगा, और उससे रिटर्न आ भी रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव हो गया नेक्स्ट इसका एडवांटेज हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। सेल्स फिगर आर कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल। तो सेल्स नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं और गेस वर्क नहीं होता, तो हम इसको ईजिली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, अलाउज ब्रांड्स टू कंपेयर बिटवीन कैंपेन्स एंड चैनल्स। तो कैंपेन से चैनल्स को कंपेयर करने में इसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हो गया बिजनेस इम्पैक्ट फोकस हो गया, शिफ्ट फोकस फ्रॉम वैनिटी मेट्रिक्स लाइक शेयर्स टू एक्चुअल रिजल्ट्स। तो लाइक्स और शेयर्स जैसे हम करते हैं, अपने कोई भी पोस्ट हो गई, कोई भी ऐड हो गई, उसमें लाइक और शेयर हम करते हैं, तो जैसे मेट्रिक्स से हटकर रियल रिजल्ट्स देखते हैं इसके अंदर। तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो गया। अब लिमिटेशन के बारे में बात करें, लिमिटेशन ऑफ इवैल्यूएटिंग सेल्स इफेक्ट हो गया, पहला हो गया मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो सेल्स डिपेंड ऑन प्राइस अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सीजनैलिटी एंड कॉम्पिटिटर एक्शंस। तो सेल्स सिर्फ ऐड से नहीं बल्कि काफ़ी सारे अदर फैक्टर से भी होती है, जैसे क्या प्राइस है, इसकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या सीजन अभी चल रहा है, और कॉम्पिटिटर से भी इफेक्ट होती है। तो इसकी लिमिटेशन इसकी यही है। नेक्स्ट हो गया शॉर्ट टर्म फोकस, मे मिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक ब्रांड लॉयल्टी और अवेयरनेस विच डोंट रिफ्लेक्ट इमीडिएटली इन सेल्स। जब भी अब क्या होता है, लॉन्ग टर्म ब्रांड अवेयरनेस या लॉयल्टी ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी, तो ब्रांड हमारे कस्टमर जो है वो लॉयल कस्टमर बनते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में नहीं बनते, वो लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मे मिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक ब्रांड लॉयल्टी एंड अवेयरनेस। ठीक है, वो इमीडिएटली सेल्स में, क्योंकि वो इमीडिएटली तो नहीं होता लॉयल कोई कस्टमर बनता, क्योंकि आज उसने परचेज़ करा कल दोबारा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। बट आज उसने करा और अगली बार जब नीड होगी तब करेगा, तो इमीडिएटली फ़र्क ना आए उससे क्या पता सेल्स में। नेक्स्ट हो गया एट्रीब्यूशन चैलेंजेस। तो हार्ड टू आइसोलेट वेदर अ कस्टमर बॉट ड्यू टू ऐड, वर्ड ऑफ माउथ और अदर चैनल्स। तो हर कस्टमर ने ऐड देखकर ख़रीदा है या किसी और वजह से ख़रीदा है, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है। उसके बाद हो गया नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। सम प्रोडक्ट्स हैव डिलेड परचेज साइकिल लाइक इंश्योरेंस, कार्स, मेकिंग इंस्टेंट मेजरमेंट डिफिकल्ट। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कार्स हो गया, जिसके अंदर लोग ऐड भी देखते हैं, ऐड देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बट एट द एंड तब उनको परचेज़ करना होता है, तो वो इमीडिएटली परचेज़ नहीं करते, तो परचेज़ करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। अब थोड़ा टाइम जब उनको लगता है तो ये इवैल्यूएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये ऐड देख के आए हैं या फिर और किसी रीज़न की वजह से हैं, क्या वर्ड ऑफ माउथ से हैं या फिर और किसी चैनल से हैं, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसमें क्या है आइडियल यूसेज। तो आइडियल यूसेज क्या होता है, इवैल्यूएट सेल्स इफेक्ट्स is best for performance oriented short term campaigns such as evaluating sales effects is best for performance। ठीक है, तो उसके अंदर हो गया such as discounts and promotion, e-commerce product launches, local campaigns with clear call to action। तो सेल्स इफेक्ट एवेल्यूएट करना शॉर्ट टर्म और परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसे कि डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन हो गए, जैसे फेस्टिव ऑफर्स हो जाते हैं, लिमिटेड टाइम डील्स हो जाती हैं। अब ई-कॉमर्स और प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते टाइम। एंड देन लोकल कैंपेन्स विद क्लियर कॉल टू एक्शन में होगा, जैसे विजिट आवर स्टोर टुडे या फिर कॉल नाउ फॉर अपॉइंटमेंट टाइप एड्स। तो ये काफ़ी अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए, इवैल्यूएटिंग सेल्स इफेक्ट इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग टेक्निक, दैट इज़ बिफोर लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, प्री टेस्टिंग रेफर्स टू इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजमेंट बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इन टू द पब्लिक। द एम इज़ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेसेस इन मैसेज क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल अपील और लेआउट। तो प्री टेस्टिंग का मतलब होता है ऐड को
पब्लिक लॉन्च से पहले टेस्ट करना, ताकि उसमें कोई अगर दिक्कत है, कोई फ्लॉ है अगर उस ऐड में, तो उसको पहले से ही ठीक किया जा सकता है। अब इसका फोकस होता है मैसेज को एकदम क्लैरिटी के साथ जाए, और क्रिएटिविटी के साथ जाए, और एक इमोशनल इम्पैक्ट और लेआउट जैसे एरियाज़ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्री टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होते हैं। तो इसका पहला टाइप इसके अंदर हम कहेंगे दैट इज़ फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, 8 से 12 लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है, टारगेट ऑडियंस से, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वहाँ से, तो हमारा टारगेट ऑडियंस शोन द एड कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट। तो 8 से 12 लोग हम देखते हैं, पकड़ते हैं उनको थोड़ी स्क्रिप्ट दिखाते हैं अपने, इज शोन द एड कॉन्सेप्ट, जो ऐड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाते हैं, या फिर कोई स्क्रिप्ट दिखाते हैं। तो उनका जो फीडबैक होता है वो हमसे फीडबैक लेते हैं, और दैट इज़ फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो उनका जो एक बारी उसके बारे में बात करते हैं, तो उनका पूरा फीडबैक लिया जाता है। उसका पर्पस यही होता है, समझना है कि लोगों को ऐड कैसे परसीव करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ कन्फ्यूजिंग लगी, या फिर क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो ये उनसे जानते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन है। नेक्स्ट हो गया स्टोरी बोर्ड एनिमेटिक्स टेस्टिंग। तो इसके होता है ऐड के थ्रू विजुअल से एनिमेटेड वर्जन दिखाए जाते हैं, ताकि फुल प्रोडक्शन से पहले आइडिया टेस्ट किया जा सके। तो इसका पर्पस यही होता है पैसों की सेविंग हो जाए, और अर्ली स्टेज पर कॉन्सेप्ट का रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी बोर्ड्स हो गया, और एनिमेटिक्स टेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर जूरी टेस्ट। अ सिलेक्टेड सैम्पल ऑफ कंज्यूमर्स इज शोन मल्टीपल वर्जन ऑफ एन एड एंड दे रैंक देम बेस्ड ऑन अपील। तो इसमें क्या होता है, एड्स के मल्टीपल वर्जन्स ऑडियंस को दिखाए जाते हैं, और वो उन्हें रैंक करते हैं, नंबर 1 पे ये वाली ऐड उनको अच्छी लगी, नंबर 2 पे ये लगी, नंबर 3 पे ये लगी। तो इसका क्या होता है, बेस्ट वर्जन चूज़ करने में इसमें हेल्प मिलती है कंज्यूमर जूरी टेस्ट में। नेक्स्ट हो गया रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। तो ये क्या करते हैं, चेक्स इफ द एड मैसेज इज ईजिली अंडरस्टूड स्पेशली फॉर प्रिंट एड्स। तो स्पेशली प्रिंट एड्स के लिए ये टेस्ट चेक करता है कि मैसेजेस ईजिली समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ताकि जैसे लैंग्वेज हो गया, टोन हो गई, विजुअल्स ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हैं या नहीं, ये इसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये क्या होता है, लोग ऐड देखते वक्त उनके आई मूवमेंट, हार्ट रेट, स्किन रिस्पॉन्स या ब्रेन वेव्स को मेजर किया जाता है। तो इससे इमोशनल इम्पैक्ट का पता चलता है कि बिना डायरेक्टली पूछे। अब ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उनका आई मूवमेंट क्या है, हार्ट रेट देखते हैं, स्किन रिस्पॉन्स देखते हैं, ब्रेन वेव्स देखते हैं, ये सब देखते हैं, और बिना उनसे वर्बल फीडबैक लिया, बिना उनसे पूछे आपको कैसी लगी, इन सब चीज़ों से हम उससे पता लगा लेते हैं। तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल टेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका एडवांटेजेस ऑफ प्री टेस्टिंग। अब प्री टेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। कैसे, सेव्स मनी बाय फिक्सिंग फ्लॉज बिफोर फुल प्रोडक्शन लॉन्च। तो जब भी लॉन्च होता है, कोई ऐड लॉन्च होती है, उससे पहले हमें आइडिया हो जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसको ठीक करनी है, क्या क्या चीज़ें बेटर करनी है। तो पहले हो गया कॉस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट हो गया रिस्क रिडक्शन, रिड्यूसेस चांस ऑफ मार्केट फेलियर। सिंस हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया होता है कि ये चीज़ें वर्क करेंगी हम, या फिर हमने जो ऐड बनाई है उसमें जो काफ़ी सारे चेंजेस हमने करे हैं, तो चेंजेस हमने क्यों किए हैं, ताकि ऐड में जो कोई दिक्कत हो वो ठीक हो जाए। अगर दिक्कत ठीक होगी तो मार्केट में जब ऐड जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ऐड अच्छा करेगी, अगर अच्छा करेगी तो उसके रिड्यूस चांसेस ऑफ मार्केट फेलियर, तो मार्केट फेलियर के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे। नेक्स्ट हो गया बेटर कंटेंट। तो हेल्प्स रिफाइन मैसेजेस, टोन, विजुअल्स फॉर बेटर इम्पैक्ट। तो मैसेजेस, विजुअल्स और टोन को और बेटर किया जाता है ताकि उनका और अच्छा इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट हो गया ऑडियंस इनसाइट, डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम टारगेट ग्रुप, सेल्स अलाइनमेंट विद देयर नीड्स। सिंस हमें टारगेट ग्रुप से हम पूरा इंटरेक्ट करते हैं हार्ट से, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा था कि हम 8 to 12 लोग जो हैं टारगेट ऑडियंस है उनको अपने ऐड दिखाते हैं। तो एक तरीके से जब ऑडियंस ही हो गई वो हमारे लिए, तो ऑडियंस से हम उनसे डायरेक्टली फीडबैक लेते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं लग रही, तो ऑडियंस से फीडबैक के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जब हम रियल में ऐड दिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऐड दिखा पाते हैं। नेक्स्ट हो गया लिमिटेशन ऑफ प्री टेस्टिंग। अब लिमिटेशंस क्या हो गई, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सेज मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड बिहेवियर। अब जब लैब या टेस्टिंग रूम में दिया गया फीडबैक अब रियल लाइफ बिहेवियर से अलग हो सकता है जो हमने टारगेट ग्रुप के 8 से 10 लोग लिए हैं, अब वो यहाँ पे तो और कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट इन रियलिटी जब बात करते हैं, हज़ार लाखों लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उनका हो सकता है कि मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितने कम लोग होंगे तो उतना नहीं हो पाएगा। तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है तो मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड बिहेवियर।
अब बायस भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स में से व्हाट दे थिंक द ब्रांड वांट्स टू हियर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ब्रांड ने स्पेशली कुछ लोगों को बुलाया है, तो लोग क्या सोचेंगे कि अब ब्रांड के बारे में जो ब्रांड सुनना चाहता है, ब्रांड अगर अच्छी चीज़ सुनना चाहता है तो उसके बारे में अच्छी ही चीज़ बताएं। अब कुछ बुरी चीज़ हमने को लग गई है तो वो रहने देते हैं, जो अच्छा लग रहा है वही बताते हैं, तो ये बायस भी आ सकता है। नेक्स्ट हो गया लिमिटेड सैम्पल साइज, स्मॉल ग्रुप्स मे नॉट रिप्रेजेंट द होल मार्केट, एंड अगेन वही लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो फिर यही हो सकता है कि जैसे पूरी मार्केट है तो उसमें एज अ होल इसका डिसीजन नहीं ले पाया कि छोटे जैसे इस सैम्पल साइज में तो काम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में काम करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन। उसमें होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें क्या होता है रिक्वायर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस। तो प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और एनालिसिस टाइम लेता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि ऐड को पहले हमने बनाई ऐड, उसको फिर हम लोगों को दिखाएंगे, किन लोगों को दिखाएंगे वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे पूरा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स, दैट इज़ आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च होता है उसके बाद, तो उसका डेफिनेशन होती है पोस्ट टेक्निक इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द एड्स परफॉर्मेंस आफ्टर इट हैज़ बीन एयर्ड और पब्लिश्ड। तो पोस्ट टेस्टिंग मतलब होता है ऐड चलने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इट हेल्प्स डिटरमाइन द रियल इम्पैक्ट ऑफ द कैंपेन ऑन द ऑडियंस एंड बिजनेस आउटकम्स। तो इसका गोल होता है कि देखना कि कैंपेन ने ऑडियंस और बिजनेस रिजल्ट्स में कितना इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले है सेल्स एनालिसिस। तो सेल्स एनालिसिस क्या होता है, इट कंपेयर्स प्रोडक्ट सेल्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेल्स, ठीक है। तो जो हमारी सेल्स पहले थी, जो अब है और जो उसके बाद है, उसको तीनों को कंपेयर किया जाता है। और एडवर्टाइजिंग को डायरेक्टली रेवेन्यू से लिंक करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज़ डायरेक्टली लिंक टू रेवेन्यू, जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतनी सक्सेसफुल हमारी एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट हो गया ब्रांड अवेयरनेस सर्वेस। तो सर्वेज आर कनेक्टेड टू असेस विद द पीपल रिमेंबर द एड, ब्रांड नेम्स, लोगों तो विजुअल्स। तो सर्वे के थ्रू हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है कि लोगों को ऐड, जो हमारी ऐड है वो याद है, हमारा जो ब्रांड नेम है, जो हमने जिस ब्रांड की ऐड दिखाई है तो उस ब्रांड नेम उसको याद है लोगों को, या फिर जो हमारा स्लोगन है, जो हमारे विजुअल्स हैं, ये सब चीज़ें अगर याद हैं तो बहुत अच्छा कर रही है हमारी ऐड। एंड इसका पर्पस यही होता है रिकॉल और रिकॉल, इसका पर्पस होता है मेजर्स ऐड रिकॉल एंड मेमोरेबिलिटी, तो ये इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर फीडबैक एंड सर्विस। तो कंज्यूमर फीडबैक एंड सर्विस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ऑन ऑनलाइन फॉर्म्स टू कलेक्ट ओपिनियंस अबाउट द एड्स कंटेंट, इफेक्टिवनेस एंड अपील। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यूज ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू ऑडियंस से ऐड के कंटेंट, इफेक्टिवनेस और अपील के बारे में उनसे ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑडियंस सेटिस्फैक्शन समझने के लिए ये सब पूछा जाता है। उसके बाद हो गया वेब एनालिटिक्स हो गया फॉर डिजिटल एड्स। तो उसके अंदर क्या होता है, डिजिटल एड्स जो होते हैं उनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, बाउंस रेट और टाइम स्पेंड जैसे मेट्रिक्स जैसे होते हैं, तो उनका हेल्प लिया जाता है। तो उसका पर्पस यही होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़र बिहेवियर और ऐड परफॉर्मेंस को समझना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्प्लिट रन टेस्टिंग, दैट इज़ A/B टेस्टिंग। ऐड के दो अलग अलग वर्जन्स होते हैं, A एंड B बनाए जाते हैं और अलग अलग ऑडियंस को दिखाए जाते हैं। तो जो वर्जन बेटर परफॉर्म करता है तो उसे फाइनल बनाया जाता है। अब इसका पर्पस यही होता है रियल कंडीशंस में कंटेंट एफिशिएंसी से टेस्ट करना। तो यही आपके थे, इसके 5 पॉइंट्स थे ऑफ पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स के। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेस्टिंग के, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला होता है रियल डेटा। रियल डेटा में क्या होता है, एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस होती है और ऑडियंस का असली बिहेवियर सामने आता है। अब ठीक है, तो रिफ्लेक्ट एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस और ऑडियंस का जो रियल बिहेवियर है वो हमें पता चलता है। उसके बाद हो गया परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो ये क्या होता है, ट्रैक्स वेदर ऑब्जेक्टिव सेल्स अवेयरनेस फॉर अचीव्ड। तो जो चेक होता है, जो हमने पहले से ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं कि हमें इतनी % सेल्स बढ़ानी है, 50% सेल्स बढ़ानी है, तो अब हमने पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स जो है, तो हमें ये पता लगाती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही में अचीव हुए भी हैं या फिर नहीं हुए। उसके बाद कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, इसका थर्ड पॉइंट है। तो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होता है, हेल्प्स इन मॉडिफाइंग ऑनगोइंग कैंपेन्स और प्लानिंग बेटर फ्यूचर एक्ट्स। तो अगर कैंपेन चल रहा है और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग भी हो सकती है, तो ये कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट ये कहता है कि फ्यूचर में बेटर प्लानिंग भी हो सकती है। तो बट बजट जस्टिफिकेशन के बारे में बात करें, शोज मैनेजमेंट वेदर एन एड स्पेंडिंग वॉज वर्थवाइल। तो मैनेजमेंट को प्रूफ मिलता है कि ऐड पे जो खर्च किया गया पैसा है वो वर्थ इट है या नहीं है। तो इससे पूरी जस्टिफिकेशन मिलती है कि पूरा जो हमने पैसे खर्च करें वो वर्थ इट थे या फिर नहीं थे।
अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करें, लिमिटेशन ऑफ पोस्ट टेस्टिंग क्या होता है, डिलेड फीडबैक। तो डिलेड फीडबैक के अंदर क्या होता है, रिजल्ट्स में टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट स्पेशली सेल्स इम्पैक्ट। तो डिलेड फीडबैक होता है कुछ रिजल्ट जैसे सेल्स इम्पैक्ट हो गए तो दिखने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले फीडबैक, सबसे पहले लिमिटेशन तो यही होगा, डिलेड फीडबैक। देन हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जैसे अदर एलिमेंट्स, प्राइस हो गए, सीजन हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ऑल्सो अफेक्ट आउटकम्स, मेकिंग इट हार्ड टू आइसोलेट द एड इम्पैक्ट। तो प्राइस, सीजन, कॉम्पिटिशन जैसे एलिमेंट्स भी रिजल्ट्स को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, सिर्फ एड रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं जो एड्स को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हो गया कि हमने सिर्फ ऐड दिखा दी तो वही है, बाकी सेल्स के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। नेक्स्ट हो गया एक्सपेंसिव और लार्ज कैंपेन्स। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज स्केल डेटा कैन बी कॉस्टली। बड़ी कंपनीज बड़े कैंपेन्स के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है और इसको एनालाइज करना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाती है। अब नेक्स्ट हो गया डेटा ओवरलोड, स्पेशली इन डिजिटल, टू मच डेटा में कन्फ्यूज रादर देन क्लैरिटी। तो डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो इतना ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास, अगर कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को टारगेट कर रही है, टारगेट उसका टारगेट ऑडियंस भी निकालेगी तो करोड़ों लोग हो रहेंगे। तो इतना सारा जब डेटा होता है, इतने सब लोगों को डेटा होता है, तो वो क्या होता है, उनको समझना मुश्किल हो जाता है और उसमें क्या चीज़ यूज़फुल थी, क्या चीज़ यूज़फुल नहीं है, तो ये पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ यही था आप सबका यूनिट 4, इतना ही था आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का मैंने लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।